नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकेश यादव आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आज के वीडियो में डिटर्मिनेंट के 4.6 के थ्योरी दूंगा और प्लस इसी वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। सॉल्यूशन में आपको जो है सो इसमें एक क्वेश्चन बनाने के बाद आप 6-7 क्वेश्चन लगभग बना सकते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन बना देंगे तो इस पूरे एक्सरसाइज को आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका थ्योरी देख लिया जाए। थ्योरी ऑफ 4.6, इसमें आपको अध्ययन करना है। आपको इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन में आपको मतलब कि 2 चर वाले इक्वेशन भी रहेंगे, 3 चर वाले भी हो सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम थ्योरी 3 चर वाले पर दे रहे हैं। 3 चर वाला दे देंगे तो 2 चर वाला भी आप बना सकते हैं। एक्सरसाइज में 2 चर वाला भी जो है सो उससे भी आपका मतलब कि हो जाएगा, लेकिन हम 3 चर वाला थ्योरी में डायरेक्ट बता दे रहे हैं। मान के चलिए कि आपको इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 जो है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, समीकरण 2। उसके बाद a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, इक्वेशन नंबर 3। मैंने 3 गो इक्वेशन दिया है। 3 गो इक्वेशन दिया है तो हम पहले इक्वेशन को 2 गो इक्वेशन दिया रहता था। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना 10 क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन अब 3 चर आ जाएगा, 3 गो इक्वेशन आ जाएगा, तो अब इसका रास्ता दूसरा नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अबीहू का प्रयोग करना पड़ेगा। 3 गो जब इक्वेशन दे देगा, 2 गो चर से अधिक चर रहेंगे तो ऐसे मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को भी इस विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता पहले वही पढ़े हैं। जोड़ घटाव विधि है, चाहे विलोपन विधि, जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे अब 3 चर हो जाएंगे, 2 गो से अधिक समीकरण हो जाएगा, तो इसको हल करने का रास्ता आपका बस एक ही है, अबीहू मेथड। तो वहीं आज हम लोग सीखेंगे कि जब समीकरण 3 गो दिया रहेगा, 3 तरह के चर रहेंगे, तो उसका सॉल्व हम कैसे करेंगे, माने एक्स वाई जेड का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, इतना दे दे आपको, यदि इतना समीकरण है तो सबसे पहले इस सबको किस किस रूप अबीहू रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे उसको सीखेंगे। उसके बाद हल करने वाला सूत्र जो है सीखेंगे। तो इस रूप में दिया है तो सबसे पहले देखिए चर कितने किस्म का है आपको पता लगा लेना है। एक्स एगो है, तीनों में एक्स है ना, वाई जेड। ये भी हो सकता है कि इसमें एक्स वाई जेड है और इसमें आपको एक्स वाई ही केवल दिया हो, तो उसमें सोचिए कि आपको जेड साइलेंट है, 0 × जेड हम मान लेते हैं। उसके बाद देखिए 3 चर का मालूम चल गया कि 3 किस्म के जो है आपके चर है। उसके बाद ये देखिए कि तीनों चरों के जो है सो गुणांक, तीनों समीकरण में तीनों चरों के गुणांक। उसके बाद सोचेंगे गुणांक क्या है, गुणांक जो होगा उससे जो अबीहू बनेगा उसका नाम हम ए दे देंगे। ए दे देंगे, ए छोड़कर आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो नाम यहाँ पे इसका देंगे उसका चर्चा अभी इधर नाम में नहीं करेंगे। ए नाम दिए तो ए नाम अभी किसी का इसमें नहीं देंगे, हम ए दे दिए। तो देखिए एक्स का गुणांक इसमें a1, वाई का b1, जेड का c1, पहला पंक्ति में उसको उठा लिए। दूसरा समीकरण के गुणांक को दूसरा पंक्ति में उठा लिए। तीसरा पंक्ति के सब एक्स वाई जेड के गुणांक को तीसरा पंक्ति में ले लिए। ये आपको एगो जो हुआ अबीहू हुआ। उसके बाद में आपको चर जितने किस्म के चर हैं उसको आप स्तंभ रूप में अबीहू एगो तैयार करेंगे। उससे स्तंभ मान के चलिए यहाँ पे 3 गो है तो एक्स वाई जेड हुआ, यदि 2 रहता तो एक्स वाई तक ही हम लिखते हैं, लेकिन स्तंभ रूप में ही लिखेंगे। उसके बाद में इसका नाम हम एक्स दे देते हैं। ज्यादातर मतलब एनसीईआरटी में एक्स प्रयोग किया है, एक्स हम लोग दे देते हैं ना, तो आप दूसरा चर कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी दाहिने साइड d1 d2 में जो कुछ भी होगा सबका जो है अचर पद जिसमें एक्स वाई जेड नहीं है, वो दाहिने पक्ष करने के बाद मान के चलिए कि इधर ना दे के इधरे दिया है, तो उसको पहले हम दाहिने कर लेंगे। दाहिने करने के बाद में आप यहाँ पे उसका नाम भी देंगे, स्तंभ रूप में उस अबीहू को सजा लेंगे। तो ये आपका अबीहू तैयार हो गया 3 किस्म का। तो इस समीकरण से अबीहू सजाने का जो हुआ तरीका हुआ। इसके बाद हम चलेंगे कि आखिर इतना करने के बाद में सॉल्व कैसे किया जाता है, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। एक्स का वैल्यू निकालने का मतलब कि एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए अब हम जैसे कि आप व्युत्क्रम जाने हैं, व्युत्क्रम हम पढ़ा दिए हैं पिछले वाले वीडियो में 4.5 में, और उसके थ्योरी में भी बताए हैं। उसके बाद में व्युत्क्रम का आपको आवश्यकता है, तब इस समीकरण का जो है समीकरण, इस समीकरण का आप इतना लिख सकते हैं। इसका प्रमाण भी देंगे कैसे इतना होता है।
द्वारा व्यक्त करते हैं और ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, तब ए एक्स बराबर बी से हम पाते हैं कि इतना। अब इतना ही आपका एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। अब कैसे होता है इसका प्रूफ मैं आगे दूंगा, इतना आप लोग पहले उतारिए। यही इसी सूत्र से आपका एक्स का वैल्यू जो है निकलेगा। सबसे पहले इतना उतारिए आप। तो उसके बाद आप देखिए, जैसे हम मैंने फॉर्मूला लिखवाए हैं कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स बी का प्रयोग करते हैं। अभी सूत्र कैसे होता है उसका मैं प्रमाण दे दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं अभी थ्योरी में दिए कि एक्स बराबर बी, इसको कहने का मतलब कि वो समीकरण से आप अभिहु ए बनाए हैं, अभिहु एक्स बनाए हैं, एक अभिहु बी बनाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, चाहे आप उस पर टेस्ट कर सकते हैं, एक्स आया अभिहु ए दोनों को गुना कीजिए तो फिक्स है कि बी के बराबर आपका आएगा। तो ये हम जानते हैं थ्योरी से। इसके बाद में अब देखिए, दोनों तरफ ए इनवर्स से पूर्व गुणा करने पर, पूर्व गुणा के मतलब कि ए इनवर्स जो है बी के बाद में नहीं, बी के पहले, चाहे जहां भी करेंगे उससे पहले हम रखेंगे। तो यहाँ पूर्व गुणन कर दिए। उसके बाद ए इनवर्स ए फार्मूला इसका क्या होता है, आई, इसके बदले हम यहाँ आई दे दिए, एक्स जेम कहते हैं, ए इनवर्स बी जेम कहते हैं। इसके बाद देखिए, कोई भी अभिहु में उसी कोटि के तत्सम का अभिहु से गुना होगा तो उस अभिहु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आई एक्स जो है एक्स के बराबर हो गया इतना। उसके बाद ए इनवर्स से प्रूफ हो गया इतना। इसके बाद देखिए, आप नोट है दूगो, नोट का यूज है एक्सरसाइज में, संगत असंगत। उसमें पूछेगा कि जो समीकरण दिया है ये संगत है या असंगत है, आपको टेस्ट करना है कि संगत है इसका युक्ति कि असंगत है। तो करने के लिए यदि उसमें जो अभिहु हम निकालेंगे उस अभिहु का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यदि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है तो युक्ति जो है संगत होगा। यदि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो युक्ति असंगत, मतलब कि व्युत्क्रमणीय होगा तो संगत, अव्युत्क्रमणीय होगा तो असंगत होगा। इसके बाद में अगले मतलब कि इसके आगे जो है 4.6 का इसी वीडियो में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी डालेंगे। इतना पहले उतारिए। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.6 में। सबसे पहले आपको 1 से 6 तक क्वेश्चन दिया है। 1 से 6 तक में क्वेश्चन के ऊपर जो दिया है इंडिकेट दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। आपको सबसे पहले बताना है, इक्वेशन युग में दिया है, बताना है कि जो है ये युक्ति संगत है या असंगत है। अभी हम नोट में थ्योरी में दिए हैं कि संगत होने के लिए आपको जो है सो इसके अभिहु, जो इससे अभिहु निकालेंगे उस अभिहु का वैल्यू, उस अभिहु के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो संगत होगा। यदि 0 के बराबर आता है तो असंगत। तो सबसे पहले उसमें आपको अभिहु का काम है, तो अभिहु के रूप में सबसे पहले इसको वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दो बताएंगे तो आप 1 से 6 तक सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ये 3 चर वाले हैं, इसमें 3 गो समीकरण है। तो दोनों टाइप के एक गो हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, इतना तो इसे हम अभिहु रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। लेट भी ले सकते हैं, चाहे बिना लेट लिखले भी आप लिख सकते हैं। ए इक्वल टू ए में आपको सबसे पहले अभिहु ए में एक्स वाई जितने किस्म के चर हैं सबके गुणांक को इसमें ले लेना है। पहलका को पहला पंक्ति में, दूसरा को दूसरा पंक्ति में। तो 2 गो है, ये है 2 गो पंक्ति, 2 गुना 2 का होगा, बनेगा ये अभिहु। इसका क्या है गुणांक, कुछ नहीं हो तो 1 साइलेंट है यहाँ 1। उसके बाद 2 का वाई का गुणांक क्या है 2। एक्स का गुणांक दूसरा में क्या है 2। वाई का 3। ये आपको अभिहु ए हुआ। उसके बाद में आपको काम इसी का है, ऐसे आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं x इक्वल टू, अब x में जितने किस्म के चर है चर के किस्म में लिख देंगे x y। उसके बाद आप यहाँ b में दाहिने साइड वाला अचर जो पद है जिसमें x y नहीं है उसको लिखेंगे 2 3। उसके बाद देखिए a x b हो गया। लेकिन इसमें जांचने में युक्ति संगत असंगत जांचने में आपको x और b का जरूरत नहीं है। आप चाहेंगे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ देखिए जांच कर रहे हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ
ए क्या होगा 1 2 2 3 3 माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0 0 के बराबर नहीं ना आया। इसलिए दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो। अब थर्ड में देखिए, थर्ड भी देख लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x - y - 2z इक्वल टू 2 दिया है। अगला में 2y - z, इसमें 3 गो चर दिखाई दे रहा है, इसमें 2 को दे रहा है। तो इसमें जो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है x, चर x नहीं दिखाई दे रहा है, तो x यहाँ साइलेंट है, x को यहाँ उजागर कीजिएगा। अब वैसा उजागर कीजिएगा कि उससे आने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल उसका रूप चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए आप 0 × x प्लस करके लिख सकते हैं, इसके पहले लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में गुना होगा 0 0 जोड़िएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें अब क्या चीज़ नहीं है, z नहीं है, तो z को आप 0 × z करके लिख सकते हैं। मतलब जो चीज़ नहीं दिखाई देगा उसको 0 से गुना करके आप दिखा सकते हैं। इसीलिए हम इसको बना दिए कि सब अब ये बन गया तो सारा बन जाएगा, 2 × 2 वाला और 3 × 3 वाला ही बन जाएगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे इतना नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा। ले a इक्वल टू, बताइए इसमें a क्या होगा, x के y z के गुणांक पहले बोलिए, पहला समीकरण 3 माइनस -2 माइनस वाला भी ले लेंगे। उसके बाद 0 2 -1 3 -5 0। अब x भी नहीं लिख रहे हैं इसमें, उससे काम ही नहीं है, संगत असंगत जांच नहीं। आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं होगा। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 -a -2 0 2 -1 3 5 0। अब देखिए जो जिससे आसान हो उससे प्रश्न करके चाहे जैसे भी हो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आगे देखिए हम इसी को उठा ले रहे हैं, 2 को उठाने पर काम हो जाएगा। 3 प्लस में उठेगा, ये खत्म 2 -1 -5 0 0 उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ये 3 प्लस में उठेगा, माइनस में, ये 3 1 प्लस में प्लस 3 ये खत्म -1 -2 2 -1 2 0 0 माइनस एक प्लस होगा 5 प्लस 3 × 1 ये होगा माइनस प्लस 4। उसके बाद 5 3 आई -15 5 3 आई +15 क्या आया 0 के बराबर आ गया। तो 0 के जब बराबर आया तो क्या शर्त लिखवाए हैं, असंगत होगा। तो नीचे लिख लेंगे अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत होगा। तो इतना नोट कीजिए, इतना से आप लोग को 1 से 6 तक क्वेश्चन बन जाएगा। हो गई। तो आगे देखिए 7 नंबर से क्वेश्चन नंबर 15 तक से आपको x y z के वैल्यू निकालने हैं। इसमें 2 तरह के हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले 7 नंबर आप देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 7 यदि हम बनाते हैं तो 7 के आधार पर 8 9 10 3 को बनेगा। उसके बाद 11 बनाएंगे तो आपको 15 तक बनेगा। तो 7 हम बना दे रहे हैं। पहले 7 आपको क्वेश्चन दिया है 5x + 2y = 4। इक्वेशन नंबर 1 7x + 3y = 5। इक्वेशन नंबर 2 सबसे पहले इसे हम आबिहु रूप में हम वर्गीकरण कर लिए। a = आपको x y के जो है सो गुणांक से बनेगा आबिहु में। उसके बाद आबिहु x जो है जितने किस्म के चर हैं, जितने टाइप के वेरिएबल राशि हैं, उससे उसको स्तंभों में रखने से आबिहु x तैयार होगा। उसके बाद b जो है अचर वाले से, जिसमें x y नहीं है, दाहिने साइड है, उसको स्तंभ रूप में लिखने से आबिहु b तैयार होगा। हम सबको इसको वर्गीकरण कर लिए। उसके बाद में आपको सॉल्व करने में अभी थ्योरी दिए कि इस फार्मूला का जरूरत है आपको। फार्मूला माने x = a इनवर्स b का सॉल्व करने में, इसमें आपको इस इक्वेशन में जिस का जरूरत है सबसे पहले उसको हम निकाल लेंगे। x का जरूरत है, हम यहाँ x निकाल लिए हैं। b का जरूरत है, b यहाँ है। a इनवर्स का जरूरत है, जबकि आपके पास a इनवर्स नहीं है, आपके पास a है।
तो ए की सहायता से आप सबसे पहले आपका काम है कि ये इनवर्स हम निकाल लेंगे। ये इनवर्स निकालना पिछले एक्सरसाइज में हम सिखाए हैं, 4.5 में सिखाए हैं। उसी आधार पर एडजॉइंट के हेल्प लेके हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ये इनवर्स निकालने में एडजॉइंट की जरूरत है और डिटर्मिनेंट का जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ हम ए के डिटर्मिनेंट निकालें। इसका वैल्यू क्या आया? 1 आया। इससे मालूम भी हो गया कि इसका व्युत्क्रम निकलेगा और ये भी मालूम है कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो 1 आया। उसके बाद में आपको डायरेक्ट हम ट्रिक बताए थे कि एडजॉइंट ए यदि दिया, एडजॉइंट ए यदि निकालना है 2 गुना 2 कोटि का बिहू है, तो उसको आप डायरेक्ट इस जो है मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को चेंज कर देते हैं और जो बचता है उस विकर्ण के एलिमेंट का खाली चिन्ह हम बदल देते हैं। वो आपका एडजॉइंट 2 गुना 2 का, लेकिन 3 गुना 3 के लिए आपको निकालना पड़ेगा। ये 2 गुना 2 का जो है आपका ये हुआ एडजॉइंट, इसका डायरेक्ट निकालनी है। उसके बाद डिटर्मिनेंट आपके पास ये है, इसलिए ए इनवर्स का फॉर्मूला इतना होता है, एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। इसके बाद में एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 है, 1 से भाग दीजिएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यही आएगा। हम यहाँ पे दिखाए नहीं, 1 से भाग दीजिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं, इतना नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ इतना लिख दें। इसके बाद अब देखिए, अब आप जानते हैं फार्मूला प्रूफ भी किए हैं कि एक्स का वैल्यू जो है ए इनवर्स बी के इक्वल होता है। एक्स का वैल्यू इधर दे दिए, ए इनवर्स आप निकाले हैं उसका वैल्यू यहाँ दे दिए, बी का वैल्यू यहाँ दे दिए। अब इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इधर इसको जेव कहते हैं और लिख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने से पहले ये भी देख लेंगे कि गुना संभव है कि नहीं। 2 गो स्तंभ है, 2 गो इसमें पंक्ति है, गुना संभव होगा। गुना करने के लिए पहला पंक्ति को उठा के बारी बारी से स्तंभों में करते हैं। इसको उठा के इसमें करेंगे तो चढ़ती आई 12 और 5 दूनी -10। उसके बाद 7 चौका -28 और 50 प्लस 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 और -3 होगा। आ बिहू की समानता से पहला एलिमेंट ऊपर वाला संगत एलिमेंट मैंने बराबर होता है। तो देखिए x जो है 2 के बराबर, y जो है -3 के बराबर। ये 2 गुना 2 का आप सीखें, इसके आधार पे आप 8, 9, 10 आप घर में बना सकते हैं। अब देखिए आप 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, इसको बनाने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 भी जो है मतलब कि लैंग्वेजिकल है, लेकिन उसमें जो है सो उसको भी इस टाइप से ढाल के हम बना लेंगे। तो सबसे पहले आप 11 नंबर देखिए। 11 नंबर जो है 3 चर वाला है। 11 नंबर में आपको 3 इक्वेशन दिया है। चर जो है 3 टाइप है, चरों के टाइप 3 गो है। तो इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लिए। इस इक्वेशन में मान के चलिए जो विलुप्त था, यहाँ देखिए x नहीं था, हम 0 × x ले लिए। जो मतलब नहीं दिखाई दे रहा था उसको 0 से मल्टीप्लाई करके उसको ले लिए। सबसे पहले इसको अबिहू के रूप में वर्गीकरण कर देते हैं। ए में आप x y z के सबके गुणांक ले लेंगे। समीकरण 1 में x के गुणांक 2 है, y के 1 है, z के 1 है, यहाँ साइलेंट है, उसको ले लिए। उसी प्रकार 2 वाला का यहाँ पे ले लिए। दूसरा पंक्ति में तीसरा समीकरण से तीसरा पंक्ति तैयार कर लिए। x में जितने टाइप के चर हैं उसको हम स्तंभ के रूप में सजा लिए। b में जितने टाइप के अचर हैं उसको हम स्तंभ के रूप में सजा लिए। आपको अबिहू के रूप में वर्गीकरण हो गया। इसके बाद आपको निकालने में इनवर्स एक्स के वैल्यू निकालने में, मैंने एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने में इस फार्मूला का यूज होगा, ए इनवर्स बी का, जिसमें आपको जरूरत है ए इनवर्स का, बी का, एक्स का। तो जस्ट उसी प्रकार से 2 चर वाला था 11 जो था 7 नंबर, अब यहाँ पे 3 चर वाला है। तो एक्स और बी का वैल्यू आपके पास मौजूद है, एक्स और बी का वैल्यू। ए इनवर्स के जगह ए इनवर्स आपको निकालना है, जबकि ए का वैल्यू आपको दिया है। उसी प्रकार से 2 गुना 2 का था, हम 3 गुना 3 वाला से आप ए इनवर्स के फेरा में पहले लगिएगा। तो सबसे पहले इसको जांच लिए, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट इसका निकालें। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आपका आया 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये भी मालूम हो गया कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, मैंने ए इनवर्स निकल सकता है, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू मालूम चल गया, जिसको आपको इनवर्स निकालने में जरूरत पड़ेगा। अब इसके बाद इनवर्स निकालने में एडजॉइंट का जरूरत है। तो हम 2 गुना 2 का तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल दें, लेकिन 3 गुना 3 का कोई डायरेक्ट निकालने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले आपको कोफैक्टर यानी सहखंड निकालना पड़ेगा। सहखंड निकालने से पहले आपको माइनर भी निकालना पड़ता है, फार्मूला द्वारा बनाएंगे तो, ना तो माइनस या प्लस चिन्ह का यदि ध्यान रखेंगे तो डायरेक्ट आप सहखंड निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसका सहखंड हम निकाल रहे हैं, मैंने 2 का सहखंड मतलब A11। अब इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि 2 का चिन्ह क्या, 2 किस में उठेगा, प्लस में। तो 2 वाला उठाने के बाद में यहाँ इस चिन्ह को मन में रखे हैं, यहाँ मतलब प्लस है, जो कि मैंने साइलेंट है, यहाँ प्लस दिखाया नहीं है, यहाँ प्लस है। प्लस में उठा के सॉल्व किए, इतना है।
उसके बाद एक के जो है सहखंड निकालने के लिए इसका चिन्ह सबसे पहले याद कीजिए। चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो यहाँ माइनस दे दिए। माइनस देने के बाद में उसको उठाने के बाद जो बच रहा है, देखिए ये हट गया, ये हट गया, क्या बचेगा? 1 -1 0 -5। इसको लिखें। इसको सॉल्व करने के बाद में देखिए 5 आएगा। -5 घटाओ 0 और माइनस का प्रभाव पड़ेगा तो +5। उसी प्रकार से हम सभी एलिमेंटों का बारी बारी से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हम बारी बारी से सबका सहखंड निकाल लिए। अब इसके बाद इसको पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में इसके सहखंड को सजा देंगे तो आपका एडजॉइंट होगा। तो इसके बाद इतना पहले नोट कीजिए, इसके बाद मैं यहाँ से सहखंड लिख के बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, जैसे अब हम सारा सहखंड निकाल लिए। सहखंड के बाद में उसको उसके पंक्तियों के सहखंड को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में सजाने पर एडजॉइंट निकलेगा। तो एडजॉइंट हम निकाल लिए। एडजॉइंट के बाद इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट बाई डिटर्मिनेंट। इस एडजॉइंट के वैल्यू में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 34 से भाग देंगे तो इतना आएगा। उसके बाद में अब इसको यहाँ मतलब कि यहाँ देना जरूरी नहीं है, आगे ही हम कर देंगे उसका कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर a इनवर्स b। x का वैल्यू जो है आपका इतना हुआ, a इनवर्स का वैल्यू ये है, इसको हम यहाँ लिख दिए। b का वैल्यू जो क्लियर किए हैं सबसे पहले वहीं पर इक्वेशन के बाद में यहाँ हुआ। इसके बाद 1/34 जेम कहते हैं, ये वाला जेम कहते हैं। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले देखिए कि मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं। 3 गो स्तंभ है, 3 गो पंक्ति संभव है। तो पहले पंक्ति को उठा के बारी बारी से स्तंभ में करेंगे। पहला पंक्ति को उठाएं, पहला स्तंभ में करेंगे तो इतना आया। उसके बाद अब सबसे पहले हम बता दिए हैं, गुना सिखाए थे जब अभी में। पहले आपको जांचना है कि कितने कोटि का आएगा तो वो भी हो जाएगा। ये कितने कोटि का है? 3 × 3 का। ये कितना का है? 3 × 1 का। तो गुना जो तैयार आपका होगा 3 × 1 का, इसका पहला, इसका दूसरा, वही कोटि उससे बना कोटि जो है उतना ही कोटि का भी हुआ है। गुना करने के बाद इतना आया, इस सबको हम ऐड कर दिए यहाँ, इतना आया। इसके बाद में इसको जो कहते हैं लिखें, इसको 34 से भाग दे के बारी बारी से सब में, सारे एलिमेंटों में अभी है ना, सभी में भाग लग जाएगा। तो दे के 34 में 34 से लगेगा 1, इसमें लगेगा 1/2, इसमें -3/2 कर लिया। उसके बाद x y z का वैल्यू जो है किलो है। इसके बाद अब देखिए ये था आपको 11 नंबर। 11 नंबर के बाद 12, 13, 14, 15, 16 भी आप बना सकते हैं इतना से। 15 तक तो मैंने क्लियर है, जस्ट इसी प्रकार है। 16 में थोड़ा सा वो जो है वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको मैं इसके बाद में उसको सजा के इस रूप में कर दूंगा। उसके बाद आप 16 को भी आप बना सकते हैं। 16 का मैंने हिंट थोड़ा सा दे दूंगा, मतलब इस रूप में, इस क्वेश्चन के रूप में ढाल दूंगा, उसको भी आप बना सकते हैं। तो इसको पहले नोट कीजिए। तो 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में लैंग्वेज में आपको दिया है कि 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ, 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपया है। उसके बाद में और सारा दिया है, तो चावल मूल्य इतना है, तो बिहू विधि से प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी में आप ज्ञात कीजिए। तो बात वही है, बस इस रूप में पहले सजाना है। कैसे सजाएंगे पहले देख लीजिए। पहले हम मान लिया कि प्याज का प्रति केजी मैंने 1 किलो, प्रति केजी का मतलब 1 kg प्याज का मूल्य 100 रुपया हम मान लिए। 1 kg गेहूँ का मूल्य y रुपया मान लिए। 1 kg चावल का मूल्य z रुपया मान लिए। उसके बाद में 3 गो रूपों में दिया है, 3 तरह के मतलब कि दिया है, उसका जो कॉम्बिनेशन है 3 तरह के दिया है। तो पहला कॉम्बिनेशन 4 3 2 का है, तो 4x + 3y + 2z। आज जितना इस सब का वैल्यू हो रहा है, मान के चलिए 100 रुपये 1 kg का है, 4 kg हम ले रहे हैं प्याज, तो 4 × 1 उसका दाम होगा। उसी प्रकार गेहूं का y रुपये 1 kg का है, तो 3 kg लेंगे तो 3y रुपया होगा। उसी प्रकार 2 kg चावल जो है 2 kg लिए हैं, z रुपये प्रति kg है, तो 2z होगा उसका मूल्य। और सबको जोड़ने के बाद में प्रश्न ही कह दिया है कि 60 रुपया है। उसी प्रकार दूसरा कॉम्बिनेशन में ये दिया है और तीसरा में ये दिया है। तो इतना लिखने के बाद में उस क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में, क्वेश्चन नंबर 15 चाहे 12 13 11 के रूप में ढल गया। तो अब उसी सहायता से जैसे हम 11 नंबर बनाए, उसी सहायता से जैसे जस्ट एकदम उसी प्रकार यहाँ से आप बना लीजिएगा। तो बस इतना ही आपका 4.6 जो खत्म हो गया। तो हमारा तरफ से धन्यवाद है सभी विद्यार्थियों लोगों का। इसके बाद मैं अगले वीडियो में विविध जो है, विविध में सारा क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं अगले वीडियो में डाल दूँगा।